नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब के नौजवानों का विदेश में जाकर अपने फ्यूचर को लेकर पलायन करने को लेकर है। आखिरकार ये सिलसिला कब थमेगा? पंजाब के युवा कब तक विदेशों में जाकर वहां पर रहेंगे और अपने देश को छोड़कर रोजी रोटी के लिए वहां पर जाते हैं? इस पूरे मसले को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जसतेज अरोड़ा जी हैं, और हमारे साथ कांग्रेस से विनोद भारती जी हैं, और बीजेपी से हमारे साथ में अशोक सरीन जी हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पंजाब के युवा विदेशों की तरफ जो है वो लगातार पलायन कर रहे हैं, अपना भारत देश छोड़कर आप रोजी रोटी कमाने के लिए और बेहतर जिंदगी जीने के लिए विदेशों का रुख कर रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है और ये सिलसिला कब थमेगा? क्योंकि आज की बात नहीं है, और जैसे ही +2 करने के बाद जो युवा है उनका एक ही सपना होता है कि हम अपनी जिंदगी की जो है वो व्यतीत करने के लिए विदेशों का रुख करेंगे, वहां पे जाएंगे, वहां पर रहेंगे। तो ऐसे में ये सिलसिला अब लगातार, ये आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार ये सिलसिला कब थमेगा और पंजाब के युवा पंजाब में रह के अपने देश का नाम कब रोशन करेंगे? आखिरकार क्या ऐसे कारण है कि उन्हें अपना देश छोड़कर विदेशों का रुख करना पड़ रहा है? इस पर जसतेज जी, आपका क्या कहना है, और सरकार का इस पे अभी इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना है, और कब तक ये सिलसिला जो है इसी तरह से जारी रहेगा? और सरकार का सीधे तौर पर इन युवा को यहाँ पर पंजाब में रखने के लिए, इनको बेहतर जिंदगी देने के लिए, और सीधे तौर पे कहें तो इनको नौकरियां और जो है अवसर देने के लिए सरकार के अभी तक के क्या कदम उठाए गए? जसवीर जी, ये एक हम लगाओ कि एक विडंबना है, त्रासदी है कि जो विदेश में जो पलायन हुआ या हो रहा है इस वक्त, वो ये प्रॉब्लम पिछले 30-40 साल से हम फेस कर रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल। याद हो थोड़ा बहुत, चलो हम उम्र हैं, कोई आप हो सकता है थोड़े से बड़े हों या हो सकता है मैं आपसे बड़ा हूं, तो छोटे होते हुए आज से 35-40 साल पहले हमें ऐसे भी लिखवाए जाते थे, अगर आपको याद हो, कि ब्रेन ड्रेन के ऊपर कि आप ऐसे लिखिए। तो देखा जाए तो इसके कारण कई थे। चाहे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम थी, या धीरे धीरे हमारा देश स्पोर्ट्स में पीछे आता रहा, और जो उनसे लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट या सिस्टम से जो उनसे तंग थे, वो बाहर की तरफ जाना शुरू हो गए। अब जी। एम्प्लॉयमेंट सिर्फ यही नहीं थी, एक एम्प्लॉयमेंट होती है कि भी आपको एक नाम मात्र एक जगह पे सैलरी मिल रही है, और एक है जहां पर आप, अगर आप इंजीनियर हो, आप एमबीए हो, आपने कोई स्किल की डिग्री की हुई है, तो आपको एक इज्जत की नौकरी मिल रही है। तो देखा जाए लोग ज्यादातर जो उनसे गए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन पैस्चर्स, कि देखने के लिए कि भी हाँ, अगर मैंने ये डिग्री की है तो मुझे अच्छी नौकरी मिले। हुआ ऐसे था स्टार्ट, पहले इनिशियली ऐसे स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे जब देखा कि भी हाँ, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के अलावा एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा लोगों का रुझान कम करवा दिया गया। कैसे कि शिक्षा का बजट धीरे धीरे सरकारों ने कम करना शुरू कर दिया, तो लोगों ने जब अच्छे लेवल की शिक्षा नहीं मिली तो एम्प्लॉयमेंट के बाद वो जाना शुरू हो गए बाहर पढ़ाई के लिए। तो ये दोनों का जो एक मिक्सचर बना, वो मिक्सचर आज जो जिसका जो रूप आया है, वो तो सर, एक इसको बहुत ही इसको रोकने का कैसे रहेगा? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और जो आंकड़ा जो है काफी लंबे समय से बढ़ता 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 आज इतना बढ़ चुका है कि वो देश का जो नौजवान है, पंजाब के जो युवा है, उनका एक ही सपना है कि विदेशों में जाएंगे पढ़ने के लिए, वहीं पे अपने आप को सेटल करेंगे, अपना फ्यूचर वहीं पे तलाशेंगे। लेकिन ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है। आखिर जो पंजाब की मान सरकार है, इलेक्शनों से पहले उन्होंने यहाँ पर ये वादा किया था, आपको भी याद होगा कि ये वादा ये था और ये गारंटी दी गई थी कि पंजाब के युवा को जो है वो यहीं पर अवसर दिए जाएंगे, रोजगार दिए जाएंगे, ताकि विदेशों में जो है वो हमारे पंजाब के युवा नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे में अब तक ये पलायन जो है वो लगातार जारी है। देखिए, अब इस वक्त जो उनसे मान साहब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, इस प्रॉब्लम से नजीठने के लिए, इसको डील करने के लिए काफी इस वक्त स्कीम्स और नए नए तरीके जो उनसे हैं अब लाए गए हैं। अब जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में ब्रिटिश काउंसिल के साथ भगवंत मान जी ने खुद पर्सनली एक कोर्स शुरू किया, स्पेशली जिसके अंदर स्किल इंग्लिश का कोर्स है, स्किल रिलेटेड कोर्स,
कि भाई जी। ये वहां पे उस लेवल की आए- इंग्लिश सीखेंगे। आयल्स, ज- बिल्कुल आपने सही सही फरमाया है कि आयल्स जो है वो हर एक जो है स्कूल में, कॉलेज में जो है उसको जो है अनिवार्य कर दिया गया, सब्जेक्ट के तौर पर उसको पढ़ाया जाना है। लेकिन क्या ये माना जाए कि पंजाब की मान सरकार खुद बच्चों को प्रेरित कर रही है कि आइल्स कीजिए और बाहर विदेशों में जाइए? नहीं, आइल्स मैं वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं इंग्लिश कहूंगा, क्योंकि ठीक है। इंग्लिश का स्कोप आइल्स से बहुत ज्यादा है। इंग्लिश आज की डेट के अंदर पूरी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाला जो एक लैंग्वेज है ये। तो इस बिल्कुल ठीक करके है सिर्फ आपने। आइल्स आइल्स तो एक बहुत छोटा हिस्सा है। बट आइल्स को तो हम ये कहेंगे भी करके वो बाहर चले जाए, पर ये ऐसा नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग आज चाइना के लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वो इंग्लिश है इस तरीके से बोले। तो चाहे आप आज हम डिबेट पहले करते थे फिजिकली, आज हम वीसी पे कर रहे हैं। तो ऐसे ही बच्चे जब इंग्लिश सीखेंगे तो इस लेवल तक की इंग्लिश उनको सिखाई जाए कि कल को वो बाहर बच्चों को सिखाएं और वहां से अर्निंग करें, क्योंकि वो अर्निंग कई गुना ज्यादा है, यहां पे चाहे कम है। वो जब बाहर के देशों में फिलीपींस के लोगों को, अफ्रीका के लोगों को, कहीं को भी सिखाएंगे तो उस लेवल तक उनको पढ़ाई कराना हमारा उद्देश्य है कि वो अच्छी कमाई करें। ऐसे ही अब यूपीएससी के कोचिंग सेंटर 8 सरकार खोलने जा रही है पंजाब की, जहां पर बच्चों को यूपीएससी की एक प्रॉपर और अच्छी और एक ऑप्टिमम रेट्स पे उनको कोचिंग दी जाएगी। यहां तक कि काफी बातें हो रही थी कि भी देखो, आज तक पंजाब के अंदर यूपीएससी का सरकार ने कोई कोचिंग सेंटर कभी नहीं खोला। एक है नहीं खोला और एक है कभी इनफैक्ट कोशिश भी नहीं की इससे पहले किसी भी सरकार ने। तो आज की डेट के अंदर मान साहब ने ये मेमोरेंडम वगैरह ऑलरेडी साइन हो गए हैं और वो यूपीएससी के 8 कोचिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं। वो सिर्फ एजुकेशन के प्रति नहीं, देखो आईएएस और ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी चीज है जो आपको इच्छा, आपका 10th क्लास से 7वीं से 8वीं से आपके अंदर एक इच्छा पैदा करती है, और इच्छा इतनी बड़ी चीज है कि वो आपको और किसी तरह सोचने नहीं देती। अगर चलिए चलिए, एक आप बार सबसे रिएक्शन ले ले, बिल्कुल आपका जसतेज अरोड़ा जी आपका आ गया, सबसे एक एक रिएक्शन ले ले, उसके बाद जो है चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। विनोद भारती जी है कांग्रेस से हमारे साथ। विनोद जी, आपने सुना कि आज की जो चर्चा का टॉपिक है वो विदेशों में पलायन कर रहे हमारे नौजवानों को लेकर है। सरकार कहती है कि हमने उसके उच्च कदम उठाए, शिक्षा के केंद्र में क्रांति लाते हुए हमने जो है शिक्षा का मुनार उठाया है। ऐसे में अब जो है युवाओं को जो है यहाँ पे बेहतर अवसर देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए सरकार काम कर रही है। और यूपीएससी के जो है यहाँ पर 8 जो है वो यहाँ पे सेंटर खोले जाएंगे। सरकार लगातार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पलायन अभी तक जारी है। विनोद भारती जी। सर, बात यह है कि सरकार चाहे कोई भी हो, जो वो बात है उसे उस पर पूरा उतरना चाहिए। देखिए, जो हमारे पास जो आंकड़े हैं, कहीं भी सरकार की कोई एफर्ट्स नजर नहीं आती कि उन्होंने बाहर जाने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको कोई ऐसी स्कीम दी हो, कोई ऐसी पॉलिसी दी हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया हो जिससे वो रुक सकें। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने कहा था कि हम विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम देंगे, बाहर से भी लोग जो है वो गोरे जो है यहाँ पढ़ने आया करेंगे। लेकिन आज अभी इन्होंने बताया कि हमारी सरकार का प्रोग्राम है कि आईलेट्स जो है वो फ्री करवाएंगे बच्चों को, वेल क्वालिफाइड करके, ताकि नहीं, वो जो गलत, सॉरी, मैंने आइलेट्स नहीं कहा, सॉरी प्लीज, मैं बीच में इंटरजेक्ट वैसे करता हूं। उन्होंने विनोद जी, इंग्लिश वर्ड का यूज किया है, मैंने उन्होंने इंग्लिश IELTS नहीं कहा, उन्होंने इंग्लिश वर्ड का यूज किया है कि इंग्लिश में बेहतर, इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए, ये लैंग्वेज सिखाने के लिए हम जो है वो कदम उठाएंगे। वो इंग्लिश आईलेट्स ही है और कौन सी है? आईलेट्स ही है वो। ये पंजाब सरकार अपनी कहे से पलट क्यों गई? पहले तो वो कहते थे हम एजुकेशन सिस्टम ऐसा देंगे हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बाहर जाने की जरूरत के लिए तो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो वायदा सच्चा था या ये वायदा सच्चा है? लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। 2015 में 1,31,499 लोगों ने सिटीजनशिप छोड़ी।
और 2016 में वो 141 हो गई, 2019 में 1,44,000 हो गई, और 2022 में 2,25,000 हो गई हमारे देश की। और ये अगर पर डे देखा जाए तो 604 लोग लेकिन हमारी विनोद भारती, यहाँ पे सवाल है कि उस समय सरकार आपकी थी, उस समय भी तो जो सिलसिला ऐसे जारी था, उस समय क्यों सवाल नहीं खड़े किए गए? आज जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आज सवाल खड़े किए जा रहे, लेकिन सरकार तो उस समय भी आपकी थी, तो उस समय भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था, उस पर आपने क्यों सवाल नहीं खड़े किए? मैं ये जो फिगर है ना, ये अकेले पंजाब की नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान की है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई पॉलिसी अख्तियार की जाती है तो उस पॉलिसी का फैक्ट तो आना चाहिए ना, वो फैक्ट नहीं आ रहा। आप स्टार्टअप्स की का प्रोपेगेंडा हो रहा है। आज हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया है कि 43% अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हाईएस्ट रेट है आज तक का आफ्टर 47। और ये उसको घटाने के लिए कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आ रही जिससे नौजवान हमारा ये महसूस करे कि उसे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। आपको क्या लगता है इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? आपको क्या लगता है, क्योंकि ये पलायन लगातार, इसका आंकड़ा जैसे आपने भी बताया, मैंने भी बताया, ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो इसमें सरकार का आखिर क्या प्लान रहना चाहिए, उसको उस पर आपका क्या सुझाव है? सर बात ये है कि जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इनका कॉरपोरेट सेक्टर की ओर ज्यादा ध्यान है। 55 लाख रुपया था 47 से लेकर 2014 तक, 55 लाख करोड़ देश पर कर्ज था। आज 126 लाख करोड़ हो गया। कॉरपोरेट सेक्टर का 12 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। स्मॉल स्केल सेक्टर को क्या दिया? हमारा जो मैक्सिमम सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल को फ्लोरिश करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं आई। 14 से लेके 22 तक, 23 आ गया। और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए नए नए आयाम आ रहे हैं, नए नए उनको प्रोजेक्ट वो ले रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट। वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट कर रहे हैं? वो टैक्सेशन में अपना एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसको बढ़ाने की जरूरत है, और उस पर स्टार्टअप पे नई नई पॉलिसी लाने की जरूरत है, ताकि यहाँ पर स्टार्टअप के नाम पे हमारे जो नौजवान है पढ़ने लिखने के बाद अपने बिजनेस को यहाँ पे डेवलप करें, और उसको लेकर काम करने की जरूरत है। हमारे साथ है बीजेपी से अशोक सिंह जी हमारे साथ है। अशोक जी क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आए ताकि पंजाब में ही नहीं बाकी के भी जो प्रदेश है वहां पर भी जो है नौजवानों को नई दिशा मिले, उनको ना स्टार्टअप के नए नए अवसर मिले, ताकि वो लोग विदेशों में ना जाकर इस देश में रहकर जो है इस देश का नाम रोशन करें और अपना यहाँ पर कारोबार यहाँ पर सेटल करें। क्योंकि सेटलमेंट के नाम पर ही जो बच्चे हैं वो विदेशों की तरफ जाते हैं, पहले पढ़ाई के नाम पे जाते थे, लेकिन अब वहां पे सेटल होते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसके चलते वो लोग विदेशों में जाकर वहां पे सेटल होते हैं। जजबीर जी, अशोक सिंह जजबीर जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल ठीक है सर, अपनी बात रखिए। मैंने कहा आज का जो ये विषय है, मैं समझता हूँ कि राजनीति से ऊपर उठ के ये सामाजिक चिंतन का विषय है। अब मैं समझता हूँ पंजाब को इस विषय पर हर पार्टी को जो है राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने जी। और जगबीर जी, मैं समझता हूँ कि आज जो बच्चे हैं, पहले क्या होता था कि किसी गांव से एक बच्चा मजबूरी में किसी परिवार का एक बेटा बाहर जाता था। आज गांव का हर बेटा बाहर जा रहा है, शहर का हर बेटा बाहर, हर गली हर घर से हर बेटा बाहर जाना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, आज तो जैसे भारती जी ने बताया कि लोग अपनी इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर कर रहे हैं। पंजाब के अंदर दुकानदार, व्यापारी, शहरी भी जो है वो पलायन करना शुरू हो गए। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो मुख्य कारण रह रहा है इन दिनों में वो सुरक्षा और सुविधा का, क्योंकि अपने आप को इनसिक्योरिटी में जा रहे हैं लोग। और देखो, अनएम्प्लॉयमेंट तो एक विषय रहेगा ही, और यहाँ पर जो पंजाब के अंदर पहले मजबूरी में माँ बाप बेचते थे, आज माँ बाप जो है उनके दिमाग में भी आ गया जरूरी है यहाँ हमारे बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो नशे में जाएंगे तो मर जाएंगे, अगर नशे में नहीं जाएंगे तो गैंगस्टर कल्चर आ जाएगा, गैंगस्टर आएंगे, काम करेंगे, पैसे लेंगे, फ्रॉती मांगे, नहीं देंगे तो मर जाएंगे।
तो ये सबसे बड़ा मैं समझता हूं एक पंजाब के अंदर ये एक नैरेटिव सेट हो गया जो एक हर माँ बाप को मजबूर कर रहा है कि लेकिन सरकार यहाँ पर फिर सवाल एक ही है सर, सवाल एक ही उठता है कि सरकार आखिर क्या कदम उठा रही है इस पलायन को रोकने के लिए, क्या अवसर देगी इनको? मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। जो पिछले साल का डाटा आया, करीब 7.5 लाख जो बच्चे हैं वो देश भर से बाहर गए और 2,30,000 के करीब जो बच्चे हैं वो केवल पंजाब से बाहर गए। केवल बच्चे नहीं बाहर गए, हमारे देश का टैलेंट चला गया और पैसा, एक बच्चे के विदेश जाने के लिए कम से कम 20 लाख रुपया खर्चा आ रहा है। और आज हालात ये हो गए हैं कि कॉलेजेस में बच्चे नहीं है, +2 पढ़ता है, उसका बाप चाहता है कि उसका बेटा बाहर जाए, चाहे कर्जा लेकर जाए। पहले था कि पंजाब से बाहर जाकर विदेश में बेटा घर पर इन्वेस्टमेंट करता था, यहां मकान बनाता था। आज हालात ये हैं कि घर वाला भारत का मकान, पंजाब का मकान बेचकर कनाडा में मकान लेने की चाहत बढ़ी है, रुझान बढ़ा है। और ऐसे हालात जो हैं इसके लिए कहीं ना कहीं पंजाब सरकार हो, केंद्र सरकार देखो, पूरे देश के अंदर ये नहीं कि मैं भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं भाजपा की ही बात करूंगा। मैंने पहले ही कहा कि ये जो विषय है वो सामाजिक चिंतन का विषय है, हम नौजवानों के भविष्य का विषय है। हमारी सरकार ने स्किल इंडिया शुरू करी, 42,000 जो सेंटर थे पूरे देश में शुरू करे और 198 कोर्सेज हैं अलग अलग जो चल रहे हैं और 1 करोड़ से ज्यादा जो बच्चे हैं वो स्किल्ड कर। पंजाब के अंदर क्या है कि जब भी इस मुश्किल का, इस दुविधा का निवारण तभी हो सकता है जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री हो, रोजगार बढ़े। आज पंजाब की इंडस्ट्री तो चाहे रबड़ की इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, चाहे किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री है, वो महंगी बिजली के कारण, ये फिरौती, ये लॉ एंड ऑर्डर के कारण यूपी पलायन कर रही है। आज पहले जजबीर जी, हम सब पंजाबी हैं, हम लोग पंजाब में घूमते हैं। पहले आप देखते थे कि हर चौक चौराहे पर यूपी बिहार की लेबर खड़ी होती थी, हमें मिलती थी। आज यूपी की लेबर यूपी रह रही है। हमारे से ज्यादा काम इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्री की है वो यूपी में होनी शुरू होगी। हरियाणा हमसे आगे निकल गया। हमें जो है डबल स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, ये नहीं है कि मैं बीजेपी का हूं, मैं कांग्रेस को कोसूंगा। कांग्रेस नहीं, बहुत अच्छी, ये बहुत देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही कि समाज की चिंता का विषय है ये पूरा एक चर्चा, क्योंकि जिस तरह से लगातार पलायन है, इस पलायन को रोकने के लिए उच्च कदम उठाने की जरूरत है। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि पार्टीबाजी से उठकर इस मसले पर खुल के अपनी राय देनी होगी ताकि हमारे नौजवान, हमारा टैलेंट हमारे पास रहे। और ये जो बात आपने कही कि लगातार बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट के चलते नौजवानों को अपना भविष्य यहाँ पर नहीं दिखाई देता, जिसके चलते वो पलायन करते हैं और ये सोचते हैं कि विदेश में जाएंगे, वहां पर एक महंगी गाड़ी लेंगे, एक घर लेंगे और वहां पे अपना पूरा सपना जो है वो तो साकार करेंगे। इस बात से मैं सहमत हूँ। जसतेज अरोड़ा जी के पास में आऊंगा। अरोड़ा जी, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि हमारे पंजाब की अगर बात करें, मैं बाकी के प्रदेशों की बात ना करके पंजाब की करूंगा, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से लगातार इमिग्रेशन और आयल सेंटर की आड़ में जिस तरह से लगातार ये ब्रांचेस खुल रही हैं, जिस तरह से धड़ल्ले के साथ हर एक शहर में, मैं आपके शहर की बात नहीं करूंगा, पूरे पंजाब के अलग अलग शहरों की बात करूंगा कि वहां पर इस तरह से मोफली रोड़ी की तरह ऐसे दुकानें जो है इमिग्रेशन की खुल रही हैं और इस तरह से आयल सेंटर की आड़ में बच्चों को बाहर भेजने का जो है पूरा प्रबंध किया जाता है। नए नए अवसर, नए नए सपने दिखाए जाते हैं और उसकी आड़ में जो है पैसे ऐंठे जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए भी सरकार के पास क्या प्लान है? देखिए, इसके रिलेटेड जो इमिग्रेशन एक्ट के अंदर है वो रजिस्ट्रेशंस अब जो सी हैं जरूरी कर दी गई हैं। पिछले 20 सालों में जब हमारी सरकार आने से पहले था तो ये हाल हो गया था कि भाई सिर्फ एक एमएलए या मंत्री तक पिछली सरकारों में थोड़ी सी जान पहचान चाहिए होती थी, तो बस एक हिस्सा जाता था और दुकान खोल के बैठ जाते थे। तो अब देखो जो सा माफिया राज है, माफिया सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि एक स्मगलिंग का माफिया है। माफिया जो सा इस हमारे इस खित्ते में, पंजाब में जो सक्रिय हुआ, वो आपको पता है, सबको पता है कि 2007 से लेके 2022 तक बहुत ज्यादा माफिया हो गया था, चाहे रेत का माफिया, चाहे कुछ भी। और गैंगस्टर कल्चर जो स्टार्ट हुआ, जिस वक्त बच्चों के हाथ के अंदर, अभी भी ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि आप एक इनफैक्ट इंडिया टुडे या
इनका एक आर्टिकल है, कहोगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा। उसके अंदर दिखाया हुआ है कि कैसे गैंगस्टर्स जो से हैं 2007 के बाद बहुत ज्यादा बने। जिन बच्चों के हाथ में किताबें पकड़ानी चाहिए थी, नौकरियां पकड़ानी चाहिए थी, वहां पर सियासतदानों ने, जो सी रवायती पार्टियों के हैं, उन्होंने उनके हाथों में बंदूकें पकड़ा दी और उनको थापड़े दिए कि बेटे कोई ना, कुछ नहीं होता, असि तेरे नाल खड़े हैं। और देखो इनके तो लीडर्स भी जो से हैं, वो जब कोई गैंगस्टर की बच्चों मौत को होती मैं थी तो लौटूंगा उनके आपके पास। उनके उनके संस्कार पे भी जाते रहे ये लोग, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो अब देखो आज की डेट में आम आदमी पार्टी को एक वर्ड होता है जिड़ता, जिड़ता, ठीक है ना, फ्रिक्शन। आज की डेट में हमें उस फ्रिक्शन से लड़ना पड़ रहा है और हम लड़ेंगे। उसके लिए हमारी इंटेंशन कहां से नजर आती है। आज से पहले क्या किसी सरकार ने कोशिश की कि स्पोर्ट्स की पॉलिसी के अंदर 5-5 करोड़ एक जो गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक का, उसे देने की कभी योजना थी? आज मीत एयर जी ने पूरी पॉलिसी लेके आके 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ ऐसे लेकिन यहाँ पे जस्टिस अरोड़ा जी, यहाँ पर एक ही सवाल फिर घूम के आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के चलते ही जो है पंजाब के युवा जो है वो विदेशों का रुख करते हैं। अगर यहाँ पे स्टार्टअप के लिए नई योजना होगी तो हो सकता है कि ये पलायन का जो आंकड़ा है वो कम हो जाए, क्योंकि लगातार ये आंकड़ा तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो आपका जो एक गारंटी दी गई थी कि पंजाब के युवा के लिए रोजगार लाया जाएगा, उनको इस तरह से पलायन से रोका जाएगा, जैसे भारती जी ने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी ये कहा था कि गोरे यहाँ पे आके काम करेंगे, ऐसी हम एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ऐसी पॉलिसी लाएंगे ताकि विदेशों से जो हमारे नौजवान पढ़ने के लिए जाते हैं वो विदेश वाले यहाँ पे आएंगे। मैं उसी बात को कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए हमारी इंटेंशन जो सी है, अभी 1 साल की सरकार है और हमें जो फ्रिक्शन जड़ता से लड़ना पड़ रहा है वो कहां से नजर आता है। अगर हम ये ब्रिटिश काउंसिल के साथ कर रहे हैं, आज स्पोर्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, आज यूपीएससी के 8 कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं, तो हमने शुरुआत कर दी है, नींव पत्थर धरिया गया है, ठीक है ना। अब उसके ऊपर जो बिल्डिंग हमने खड़ी करनी है हमें पता है। और ये जड़ता जो सी है, मैं कहता हूं कि आज की डेट में कहते भी रैंसम की कॉल्स आती हैं। फोटोग्राफ्स अगर हम गैंगस्टर्स के देखें, किसके साथ है? अकाली दल भाजपा के लीडरों के साथ। फोटो किसके साथ है? कांग्रेस के लीडरों के साथ। तो ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि ये फिर फिरौती की कॉलें कौन करवा रहा है और क्यों पंजाब के युवा को डराया जा रहा है, क्यों? ये सोचने वाली बात है। पर मैं फिर उसके ऊपर आता हूं, क्योंकि मेरे को आज ये बात करनी पड़ रही, क्योंकि मैंने जब सेगमेंट में स्टार्ट किया था, चाहे मैंने डायलॉग बाजी नहीं मारी कि मैं सिर्फ आज पंजाब की बात करूंगा और उसके बाद मतलब शुरू कर दूं, पर मैं थोड़ा सा सरीन साहब को सुना कि सरीन साहब ने आपकी वाहवाही ले ली, उसके बाद क्या दिया, देखो जी आज रैंसम कॉलें आ रही। मतलब हम यहां पर सिर्फ जुबानी लोगों को बताने के लिए नहीं बैठे कि हम पंजाब के युवा के लिए काम करना चाहते हैं, ये नहीं कि मौके पे चौके मारे। बट मैंने पहले भी शुरुआत की थी, अभी भी बता रहा हूं कि आज की डेट में जो अगर हम यूपीएससी के कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, उसकी कोशिश कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की पॉलिसी में 5-5 करोड़ का इनाम राशि रख सकते हैं, आज अगर कोई शहीद होता है तो उसको 50-50 लाख दे सकते हैं। जब ये लोग जवाब ले लीजिए, इसका जवाब ले लीजिए। सरीन जी कुछ कहना चाहते हैं, उसका जवाब ले लीजिए। आपने सवाल खड़े किए हैं, सरीन जी जवाब देना चाहते हैं जी। जी मेरे मित्र बता रहे हैं यूपीएससी के सेंटर्स खुल रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, पर ये नहीं है कि पहले नहीं थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले ही चलते हैं कोचिंग सेंटर। पंजाब यूनिवर्सिटी कहां पे है? पंजाब किसकी है, किसकी सुपरविजन में है? पंजाब की नहीं है वो, हमारी है ना, है ना, मानते हो ना, मानते हो ना? तो कम से कम ये बात जाके गवर्नर साहब को कहो कि पंजाब यूनिवर्सिटी हमारे पास है। वहां पे कौन सा आपने वो दे दिया? आज आप मानते हो ना ऑन रिकॉर्ड कि पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी है? आप हम तो पहले आज ही नहीं बोल रहे, हम पहले भी बोलते, अब भी बोल रहे हैं। मेरे को एक मेमोरेंडम, एक लेटर दिखा दो सरीन साहब, आपने गवर्नर साहब को दिया कि पंजाब यूनिवर्सिटी हरियाणा की नहीं हमारी है, बताओ। मैं तो आपके मुंह से निकलवाना चाहता था ये बात। मैं जसतेज जी, आपकी सरकार अखबार में चल रही है, जमीन पे तो चल नहीं रही। आप समस्या को उजागर करते हैं, समाधान करने वाली समस्या बताएं। अब मैंने आपको सुना ना, आप भी सुने। आप क्या हालात बन गए जजवीर जी पंजाब के अंदर इस 1.5 साल में। स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री थी, हैंड टूल की इंडस्ट्री थी, रबड़ की थी, हैंडलूम की थी, अलग अलग जो इंडस्ट्रियां थी वो तो चले गई। इमिग्रेशन इंडस्ट्री,
ये इमिग्रेशन इंडस्ट्री भी बन गई ना पंजाब के अंदर। ये इंडस्ट्री आज नहीं खत्म हुई है साहब, मैं आपको बता दूं, ये इंडस्ट्री आज खत्म नहीं हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी उस समय भी इंडस्ट्री जो है वो हिमाचल में तब्दील कर दी, शिफ्ट कर दी गई थी। लोगों को ये पिछले 1.5 साल में मैं बात पूरी नहीं आपने करने दी, 1.5 साल के अंदर नहीं ये इमिग्रेशन इंडस्ट्री डेवलप होगी। पर मैं ये कहना चाहता हूं, आज का ये विषय था कि लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ गया। और ये कहते हैं, अभी कह रहे थे कि ये गैंगस्टर जी अब नहीं आए, ड्रग अब नहीं आई। मैं समझता हूं कि नहीं आई जी। क्या हमारे से कमी रह गई, कांग्रेस से कमी रह गई? लोगों ने आपको चुना ना। आज से पहले जजबीर जी कभी किसी ने 14 साल के बच्चे को स्कूल में ओवरडोज से मरता नहीं देखा, महिलाओं को टीके लगाते नहीं देखा, महिलाओं की जो वीडियो थी ड्रग से ओवरडोज नहीं आती, और जो मर रहे हैं वो मेडिकल ड्रग से मर रहे हैं, टीके लगाकर। चलिए मैं बिल्कुल, देखिए मैं आज का जो टॉपिक है विषय है सर, मैं उस पर रहूंगा अशोक जी, इसको डाइवर्ट नहीं करेंगे क्योंकि समय की भी बाधा रेखा है, वो ऐसे में नहीं जजवीर जी समय की बाधा रेखा सर जी मैं लौटूंगा। विनोद भारती जी हमारे साथ है, विनोद भारती जी के पास जाऊंगा मैं। विनोद जी आपने पूरी बात सुनी, लगातार ये आरोप प्रतिरोध की राजनीति को छोड़ के मुझे लगता है कि इस मसले पर सीरियस से बैठकर विचार करना चाहिए। और जिस तरह से पहले अशोक सरीन जी ने कहा कि मिलकर सभी पार्टियों को अपनी पार्टीबाजी से उठकर जो है एक पॉलिसी के बारे में जो है चर्चा रखनी चाहिए, ताकि एक कार्यसिद्ध पॉलिसी जो है वो पंजाब में लाई जाए और पंजाब का टैलेंट, पंजाब का युवा पंजाब में रहकर अपने फैमिली के साथ रहकर यहाँ पर जो है एक अच्छा बिजनेस करे, अपने परिवार को यहाँ पर संभाले और पंजाब का टैलेंट पंजाब में रहे। उस दिशा में काम करने की जरूरत है सर। विनोद भारती जी। जजबीर जी, मैंने पहले भी ये बात कही है कि जी हमारी जो बहुत अच्छी बात कही स्क्रीन साहब ने कि हमें पार्टीबाजी से ऊपर उठकर काम करना है। इसके लिए अगर हम कोई सलाह देते हैं तो ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस वाले हमारा अननेसेसरी क्रिटिसाइज करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब तक 2011 से 23 तक 16,63,440 लोग जो हैं वो हमारी सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं। ये लगभग 604 बनेगा। अब क्या है कि पंजाब की एग्जांपल लगा लीजिए, यहाँ पे जो क्लास 1 एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई वो आउटसाइडर्स को की गई, जिसका इनके ही लोगों ने विरोध किया। 71,000 चिल्ड्रन जो है वो बाहर जा चुके हैं। और मैं हैरान इसलिए हूँ कि जो वेल एजुकेटेड हैं, MBA हैं, LLB हैं। मुझे कनाडा में एक लड़का मिला जो LLB था और वहाँ चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करता था। वो आजकल वहाँ ट्रक चलाता है। वो कह रहा है कि आई एम मच सेटिस्फाइड हियर देन चंडीगढ़। तो हम ऐसी कोई पॉलिसीज जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्मॉल स्केल सेक्टर को फ्लोरिश करने के लिए कोई पॉलिसीज जो हैं वो अख्तियार नहीं की जा रही। जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तो हम उन्हें मिले थे। मैं क्योंकि व्यापार मंडल का भी प्रेसिडेंट हूँ, तो व्यापार मंडल की ओर से हम उन्हें मिले थे और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो बाहर से इंपोर्ट हो रही है कपड़े की, धागे की, फाइबर की, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दीजिए, ताकि जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो तो वो यहाँ कंज्यूम हो सके और हमारी जो यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। लेकिन वो हमारी शायद सलाह उन्हें अच्छी नहीं लगी, उन्होंने नहीं मानी। चलो उनकी मर्जी। लेकिन अगर हमने अपनी यूथ को रोकना है तो जो स्मॉल स्केल सेक्टर है इसको फ्लोरिश करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपने 12 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट सेक्टर का माफ कर दिया। अगर वही 12 लाख करोड़ रुपया स्मॉल स्केल सेक्टर को फ्लोरिश करने पे लगाते तो कितने लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती थी और कितने बच्चे जो हैं वो बाहर जाने से रुक सकते थे। यहाँ बच्चा MBA करता है और वहां जाके मजदूरी करता है, उसे यहाँ MBA की अवसर की बजाय वहां की मजदूरी ज्यादा प्रेफर करता है। तो इसलिए स्मॉल स्केल सेक्टर को फ्लोरिश करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी तक ये जो स्पीड है ना बाहर जाने वालों की, ये रुकी नहीं है। चाहे किसी भी पार्टी के लीडर हों, वो जो मर्जी कहते रहें, हम तो इसको प्रैक्टिकल तभी मानेंगे जब इनकी स्पीड जाने की रुकेगी, इनकी जो नंबर ऑफ
पर्सन्स है वो जाने घटेंगे। अब तो ये जो है ना 2011 से लेके 23 तक 16,63,440 लोग छोड़ चुके हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ डरावनी फिगर है। अब ये जो लोग जाते हैं तो पिछले वालों को भी ये वहां बुलाते हैं, इसका फायदा ट्रैवल एजेंट उठाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। और यहाँ मैंने दुआबे में सुना कि ट्रैवल एजेंट जो हैं वो किसानों से उनकी जमीन लिखवा लेते हैं कि आपका लड़का वहां जाएगा, अगर हमें पैसे भेज देगा तो हम आपकी जमीन आपको वापस कर देंगे। ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है। अगर इस तरह से पंजाब के युवा और बाकी के प्रदेशों के जो युवा है वो इस तरह से बाहर जाएंगे तो वाकई में ये चिंता का विषय है। और इस पर जो है संजीदगी के साथ में इस पर सरकार को पॉलिसी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, इस पर जो है लगातार जो है किसी न किसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस मसले को हल करने के बजाय जो है उलझाते हुए मसला नजर आता है। लेकिन ऐसे में सरकार इस पर ऐसी पॉलिसी लेके आए और सबसे बड़ी बात कि इस पलायन को कैसे रोकना है उस पर जो है एक ऐसी चर्चा होनी चाहिए सभी पार्टियों को मिलकर, सभी जो हमारे विश्व जो राजनीतिक जो विश्लेषण करते हैं या जिस तरह से ये पॉलिसी बनती है तो उस पर काम करने की जरूरत है कि आखिरकार इस पलायन को कैसे रोका जाए, इस पर काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से लगातार पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें और यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, सभी प्रदेशों में जो है आयल सेंटर की आड़ में और इमिग्रेशन के नाम पर और जिस तरह से ये एजेंट जो है वो लगातार बैठे हुए हैं और लोग जो है इनके पास जाते हैं, इनका एक पूरा एक मेन्यू चार्ट की तरह इनका आता है कि भाई इतने लाख लेंगे और इतने समय के बाद आपके बच्चे को वहां पे विदेश में भेज दिया जाएगा। लोग लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अपने घर बेचकर वहां पर भेजते हैं, एक सुनहरी एक उनका जो है उनका सपना पूरा करने के लिए और एक अच्छी फ्यूचर देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस पलायन को रोकने में सरकार को आगे आना होगा, सरकार को पॉलिसी लानी होगी। और जो पंजाब की मान सरकार है वो लगातार इस तरह से यत्न कर रही है, जो है स्टार्टअप बिजनेस ला रही है। ऐसे में कई तरह के जो है नए स्टार्टअप लाने की तैयारी में है, सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन ऐसे में आम लोगों को भी समझना होगा कि जो पंजाब के युवा है वो पंजाब में रहे, पंजाब का टैलेंट पंजाब में रहे, ताकि किसी भी तरह से जो विदेशों में हमारे जो पहले से नौजवान है उनको वापस लाने के बजाय ये लोग भी जब उनके पास वहां पे पलायन करके जाते हैं तो पीछे अपने रिश्तेदारों को वहां पे बुलाते हैं। तो ये एक काफी चिंता का विषय है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसको रोकने में सरकार कहीं ना कहीं जो है वो असफल साबित होगी। तो इससे समय रहते ही इस पर कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। समय की बाधा रेखा के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी का गेस्ट का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।